दो और सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आगरा से नितिन हमारे साथ है और वाराणसी से नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, वाराणसी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और पहले चरण में यहां पर वोटिंग होनी है। पिछले बार के अगर मुकाबले की अगर बात की जाए तो क्या क्या चुनौतियां इस बार रहने वाली है वाराणसी में? जी, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में इस वक्त चुनौती जो होगी वो विपक्ष की ही देखने को मिल रही है, क्योंकि तैयारियां विपक्ष की नहीं देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार पिछले एक महीने से नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह की चुनौती इस बार के चुनाव में देखने को आप लोग को मिलेगी? देखिए, हम लोगों को किसी तरह की चुनौती जो है देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग हर समय चुनाव के मूड में रहते हैं और नगर निकाय चुनाव की तैयारी हम लोग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। तारीख का इंतजार था, नामांकन होगा, मतगणना होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और जनता को सारी लाभ जो है योजनाओं की मिल रही है, उससे जनता भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि तारीख आ गई है और विजय भी सुनिश्चित है। कहीं कोई विपक्ष नहीं है, कहीं कोई नहीं दिखेगा। आप देखेंगे भाजपा ही भाजपा दिखेगी। डबल इंजन की सरकार बनाने की बातें की जा रही है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच बीजेपी पहुंच रही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी में इतना विकास किया है, इतना विकास किया कि आप जिधर सिर करेंगे उधर आपको विकास कार्य ही दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी का घर घर विकास के मुद्दे पर बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है। कुछ काशी की जनता भी मौजूद है। कितना इंतजार था इस चुनाव का और किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? कौन से किस? देखिए, नौजवानों को अवसर दें और विकास तो चल ही रहा है बनारस में, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई काट नहीं सकता है। तमाम विकास G20 सम्मेलन होने जा रहा है, बनारस चमक रहा है। हम लोग इसी जो तमाम टेक्निकल चीज़ें बनारस में आ रही हैं और साइंटिफिक चीज़ें बनारस में आ रही हैं, हम नौजवान उसी के बेस पे वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। मांग इतना है कि नौजवानों को अवसर दें, नौजवानों की बात हम लोग करते हैं। नौजवानों की भागीदारी युवा चाहते हैं। किन मुद्दों पर जनता इस बार का प्रत्याशी चुनेगी और मेयर चुनेगी? और बीजेपी चूँकि काफ़ी दशक से बीजेपी का प्रत्याशी रहा है, तो किस तरह का विकास देखने को मिल रहा है काशी में? क्या देखिए, बनारस में काशी में विकास बहुत ही अच्छा मिल रहा है और संभवतः सरकार भी पूरी उसी योजना के साथ अपना कार्य करी है कि जो भी योजना है हर घर में जनता के पास सीधे उनके पास पहुँचे। इसी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य भी करी और जिस चुनाव का हम लोग को इंतजार था, बेसब्री से वो चुनाव भी आ गया है और नौजवान इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से भाग लें, क्योंकि हम लोग छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी इसमें मिले नौजवानों को मिले, छात्र संघ के जो पदाधिकारी रहे उनको मिले, युवा को मिले, जो आगे बढ़ चढ़ के जो उनके अंदर जुनून है आगे करने का, वो एक युवा के अंदर मिले। किस मुद्दे पर इस बार आप लोग वोट देना चाह रहे हैं? कौन सा मुद्दा रहेगा? हम लोग इस बार जैसे शिक्षा, साक्षरता और सुरक्षा, इन तीन चीज़ों पे सरकार जो है एकदम खरी उतरी है, अपना काम कर रही है। बनारस में सफाई और सारी चीज़ें हैं, सब दुरुस्त हैं। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो नौजवान मतदाता के रूप में बढ़े हैं और प्रत्याशी के रूप में नौजवान आएंगे और जन जन तक सरकारी सुविधाओं को, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो इसमें सरकार युवाओं को मौका दे प्रत्याशी के रूप में और हम लोग इस पे काम करेंगे। किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव आप देख रहे हैं? किन मुद्दों पर आप वोटिंग करने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा हमेशा से यही रहा है कि बिजली, पानी, सड़क और महिला सुरक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमारे भारत देश का। और रही बात विकास की, तो विकास हो रहा है, चाहे बनारस हो, चाहे पूरे भारत में कहीं भी, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वहाँ विकास हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग चाहेंगे कि जो महिला सुरक्षा है, इस पर थोड़ा सा और कड़ा कानून आए। जिस तरीके से महिलाओं के साथ आज भी इतने कड़े कानून के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, दुर्घटना होती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महिला सुरक्षा पर और ज़्यादा कड़ा कानून आए। इसी मुद्दे पर हम लोग लेकर 2024 में हम लोग चुनाव। गलियों का शहर बनारस को कहा जाता है। किस तरह का विकास गलियों में देखने को मिल रहा है और प्रत्याशी कैसा आप चाहते हैं, मेयर हो या पार्षद हो? किस तरह का प्रत्याशी ऐसा हो भैया जो अपने क्षेत्र के बारे में अपने जनता से इंटरेक्ट करे। और गलियों का विकास अभी हुआ है और शहर में कुछ क्षेत्र की गलियां ऐसी हैं जो अभी ठीक ठाक नहीं हुई हैं और बरसात होने पे उनमें पानी भर जाता है। और हमको लगता है 70% दक्षिणी विधानसभा, उत्तरी विधानसभा की बात करें तो माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में सारे गलियों का हम लोग मीटिंग में रहते हैं। ये कार्यकर्ताओं को हमने सुना कि किस तरीके से तैयारी है उनकी, वो भी उन्होंने बताई और मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं वो भी उन्होंने जानकारी दी है। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से विवेक का मैं रुख करूंगी। विवेक, इंतजार हुआ खत्म और औपचारिक ऐलान भी अब तारीखों को लेकर हो गया है। 2 चरणों में चुनाव होंगे। अभी जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बिंदु रहे हैं वो जरा आप समझा दीजिए।
बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज कुमार ने कहा, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उन्होंने साफ कर दिया कि 2 चरण में चुनाव होगा। एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि चुनाव 2 चरण में हो सकता है, जिस पर उन्होंने मोहर लगा दी। तारीखों का ऐलान हो गया और पूरी प्रक्रिया 35 दिनों यानी आज से, जब तारीखों का ऐलान हुआ है, 9 तारीख है आज से अधिसूचना लागू हो गई है और 13 तारीख जब काउंटिंग होगी तो पूरे 35 दिन तक, ये जो बताया था कि 35 से 40 दिन की प्रक्रिया होती है, तो 35 दिन में पूरी चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी और 13 तारीख को इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग ने खास बातें कहीं, जिसको एलोबरेट करके, जिसको विस्तार पूर्वक बताना चाहिए हमारे दर्शकों को, वो बताता हूँ। सबसे खास बात उन्होंने कही है कि कुछ जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनको नए सिरे से चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे तारीखों के ऐलान के पहले तक कुछ ऐसे मतदान केंद्र थे जो किसी वजह से संवेदनशील हुए हैं, चाहे रामनवमी के दौरान जो उपद्रव हुआ, जिस तरह से घटनाएं हुई बिहार में, उसका असर जो पड़ा है यहाँ पर, उसको लेकर संवेदनशीलता बढ़ती जा रही थी। हालांकि यूपी में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन संवेदनशीलता बढ़ी है। आगरा में जिस घटना का जो अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, आगरा में वो घटना हो सकती थी, बड़ी घटना हो सकती थी, जिसमें किसी दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए एक साजिश रची गई थी। ऐसी जगहों को फिर से संवेदनशील मतदान केंद्रों और स्थानों की लिस्ट में डाला जाएगा। इसीलिए जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उन्होंने कहा कि नए सिरे से चिन्हीकरण होगा संवेदनशील स्थानों का, इलाकों का, वार्डों का, पंचायतों का, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बूथों का। जो संवेदनशील बूथ होंगे उनके लिए नए सिरे से तैयारी की जाएगी और वहां पर जब चुनाव होगा, जब वोट डाले जाएंगे, तो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा दूसरा एक मुद्दा जो उन्होंने बहुत खास बात कही कि आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए, नियंत्रण के लिए क्या किया जाएगा। आपराधिक तत्वों के लिए उन्होंने सभी जनपद के पुलिस अधिकारियों से, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो या पुलिस जो एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, उनसे कहा है, उनको निर्देश दिए हैं कि आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई अभी से सुनिश्चित कर दें। अभी से यानी इसी वक्त से जो भी अपराधी हैं, जो चुनाव में गड़बड़ियां फैला सकते हैं, पुलिस के पास हमेशा एक इस तरह का रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन लोग हैं जो चुनाव में गड़बड़ियां करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं। उनकी एक लिस्ट रहती है, वो लिस्ट समय समय पर संशोधित भी होती रहती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेल में था और जेल से बाहर आ गया है, तो उसकी जमानत निरस्त कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है पुलिस अधिकारियों से। और जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है, 107-16 की कार्रवाई होती है, पाबंद करने की कार्रवाई होती है, 151 की जो शांति भंग की कार्रवाई होती है, उसके तहत तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जाए और कार्रवाई करके जो अराजक तत्व हैं उनको जेल भेजा जाए या पाबंद किया जाए, निरुद्ध किया जाए। उनको मोटी मोटी जो जमानतें होती हैं उस पर निरुद्ध किया जाए। ये बात उन्होंने कही है। यानी चुनाव में जो गड़बड़ी की आशंका पैदा हो सकती है, जिस तरफ से पैदा हो सकती है, वहाँ पर उन्होंने रोकथाम के लिए कहा है। और जो संवेदनशीलता बढ़ी है, वहाँ उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए कहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है निकाय चुनाव में, चूंकि शहर की सरकार का चुनाव होता है, ऐसे में संवेदनशीलता ज़्यादा हो जाती है। एक वार्ड से कई लोग चुनाव लड़ते हैं, अगल बगल पड़ोसी होते हैं जो साथ में उठते बैठते हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में चुनावी रंजिशें बढ़ती हैं, झगड़े बढ़ते हैं, हमले बढ़ते हैं, तमाम वारदातें होती हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत संवेदनशील माना जाता है। इसको लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की है, उन्होंने कहा कि सबको स्पष्ट गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि अब जब आज आचार संहिता लागू हो गई है, तो अब अगले 35 दिन तक कोई भी चुनाव से संबंधित आपराधिक वारदात या घटना नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं सारे अधिकारियों को। तो तारीखों का ऐलान हो गया है। कल से सारा जो राजनीतिक दल है वो अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे। हालांकि तैयारियां लगातार चल रही हैं, लेकिन कौन कौन, चूंकि अभी टिकट फाइनल नहीं है, सारे, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, और तमाम छोटे छोटे दल भी इसमें चुनाव लड़ते हैं। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरते हैं। इन लोगों को कौन मेयर का चुनाव लड़ेगा, पार्टियों की अगर बात करें तो जो प्रमुख पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनमें मेयर कौन होगा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ, ये सब इतने बड़े ज़िले हैं जहां पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि यहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन महापौर बनेगा, किसको किसको पार्षदी का टिकट मिलेगा। यहां पर पार्षद के टिकट के लिए भी बड़ी मारामारी होती है। तो ऐसे में अब पार्टियों को सोच समझ के बहुत जल्दी निर्णय लेना होगा। जो टिकट है, टिकटार्थियों की भीड़ लगी हुई है सारे दफ्तरों में, उनके नामों के ऐलान किए जाएंगे। ऐलान के साथ ही प्रचार शुरू हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया तो जो प्रोग्राम जारी हुआ है, जो आपने समझाया है कि किन बातों को ध्यान में रखना है, लेकिन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।